अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम शहजाद हसन है और हम आयोश मैनेजिंग सेफली का कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी 5 मॉड्यूल्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमने मॉड्यूल 6 करना है, इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स। अब इंसिडेंट्स जब भी होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाए तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंसिडेंट्स की, उसके बारे में हमने आज डिस्कशन करनी है। इसमें हम ये पहले बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेट करना क्यों ज़रूरी है और इंसिडेंट्स होते कैसे हैं और हम इन्वेस्टिगेशन करते कैसे हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने इस टॉपिक में आज इस मॉड्यूल में पढ़नी है। तो हमारा ये आयोश मैनेजिंग सेफली का सेकंड लास्ट मॉड्यूल है, इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स। तो इन्वेस्टिगेट करना क्यों ज़रूरी होता है, इससे पहले तक तो हमने हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई किया। The first part of this course has raised you awareness of the importance of identifying and controlling risks before harm occurs. तो नुकसान होने से पहले की सारी बात हमने इसमें की है ऑलरेडी। अच्छा, अब नुकसान जब हो जाता है तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो वो क्या है? Sometimes things may go wrong. You need to know what to do on these occasions and how to learn from them. तो आपको ये देखना होता है जब इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जब कुछ भी गलत हो जाता है, कोई भी अनडिजायर्ड और अनवांटेड इवेंट हो जाता है, चाहे उसमें नुकसान हो और चाहे नुकसान ना हो। जब नुकसान हो जाए तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं और अगर कोई भी नुकसान ना हो तो उसको नियर मिस बोलते हैं। तो जब भी ये अनवांटेड थिंग्स होती हैं, अनवांटेड हैपनिंग्स होती हैं, तो हमने फिर उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करना होता है। अब इंसिडेंट क्या है? An incident could be described as an undesired event that has caused or could have caused damage, death, injury or ill health. हमने पीपल को भी बचाना होता है, इन्वायरमेंट को भी बचाना होता है, एसेट्स को भी बचाना होता है और कंपनी की रेपुटेशन को भी बचाना होता है। अब जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, इंसिडेंट होता है किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े का हो जाना या अनवांटेड इवेंट का हो जाना या अनडिज़ायर्ड इवेंट का हो जाना, अनप्लैन्ड इवेंट का हो जाना, जिसमें इतनी ताकत है कि नुकसान हो सके, चाहे वो नुकसान हो, चाहे वो नुकसान ना हो, बट कुछ ऐसा हो गया कि नुकसान हो सकता है उसमें, तो वो इंसिडेंट है। अब वो सारे इंसिडेंट्स जिसमें नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई, बाल बाल बच जाना, उनको कहते हैं नियर मिसेस। A near miss could be described as an incident that results in no injury or damage but which had the potential to, कि कोई नुकसान हुआ तो नहीं है, कोई इंजरी हुई नहीं है, कोई डैमेज हुआ नहीं है, लेकिन इसमें इतनी ताकत थी कि नुकसान हो सकता था। तो ऐसे इंसिडेंट को नियर मिस बोलते हैं। अब एक्सीडेंट क्या है? जब नुकसान हो जाए। एक्सीडेंट इज एन इवेंट विच रिजल्ट्स इन इंजरी टू समवन और डैमेज टू प्रॉपर्टी। मतलब पीपल को, इन्वायरमेंट को, एसेट्स को, किसी भी चीज को नुकसान अगर हो गया तो उस इंसिडेंट को एक्सीडेंट बोलते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है और बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाई है। अक्सर ये होता है कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स किसी भी जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है वो इन चीज़ों में डिफरेंस पूछता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंसिडेंट एक मेन कैटेगरी है कि किसी भी अनप्लैन्ड, अनवांटेड, अनडिजायर्ड इवेंट का हो जाना जिसमें शायद नुकसान हो, शायद ना हो, वो इंसिडेंट है। अगर नुकसान हो गया तो उस इंसिडेंट को एक्सीडेंट बोलते हैं और अगर नुकसान नहीं हुआ तो उस इंसिडेंट को नियर मिस बोलते हैं। दोनों एक्सीडेंट और नियर मिस दोनों इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स ही हैं। अब एक्सीडेंट में कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान हो जाए तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। अब इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू आइडेंटिफाई द कॉज सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग अगेन। अब जो भी इंसिडेंट होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें वजह पता चले कि हुआ क्यों है, और जब तक हम उस वजह को नहीं ठीक कर सकते तब तक वो उसी तरह के वाक़यात दोबारा होते रहते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि हम कॉजेज़ को फाइंड कर सकें कि कॉजेज़ क्या क्या हैं।
और भी काफ़ी सारी रीजंस हैं इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने की। फर्स्ट है कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू पास ऑन टू द इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। आपकी गवर्नमेंट की जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होती है, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, पाकिस्तान में हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो एक फूड सेफ्टी के हवाले से एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। पुलिस है, वो क्राइम के लिए एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाई हुई है। एफबीआर है, वो टैक्स कलेक्शन वगैरह के लिए एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। इसी तरह पेमरा है, जो कि मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वो भी एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट कवानीन बनाती है और इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ अपने अपने जॉब के जो रेलेवेंट कवानीन हैं उसकी इन्फोर्समेंट करवाते हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। अच्छा, जब इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो हमने इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करना होता है, लेकिन इसीलिए ये हमारे पास तो है नहीं इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, लेकिन आपको ये समझना है कि जब भी इंसिडेंट्स होंगे वो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना पड़ते हैं, और इसीलिए हमें इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पूरी वजूहात हम इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को दे सकेंगे। अच्छा, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द इंसिडेंट टू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग अगेन। तो ये एक दूसरी वजह है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की, कि हमें कॉज का पता चल सके कि हुआ क्यों है, और ताकि हम उससे फ्यूचर में बच सकें। गेटिंग इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर एन इंश्योरेंस क्लेम। अब कंपनी में क्या होता है, कंपनीज के अंदर सारे लोगों की इंश्योरेंस करवाई होती है। अब जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वो कवर करती है उसकी मेडिकल कॉस्ट्स वगैरह। अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देती है कॉम्पनसेशन के तौर पे फैमिली को। अगर डेथ हो जाए तो फिर उस सूरत में भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे आउट कर देती है। तो अब जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी कंपनी को पैसे पे करने हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे डिमांड करेगी कि अच्छा, जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स तो हमें देना। तो उसके लिए भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी होती है। और एक वजह है फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी डैमेज हो गया, तो हमें कॉस्ट का भी अंदाज़ा लगाना होता है कि क्या क्या नुकसानात हुए। तो वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी हमें प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और टू आइडेंटिफाई अदर हैजर्ड्स एंड रिस्क्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, इसलिए भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हमें हैजर्ड्स और रिस्क्स का भी पता चल सके कि क्या क्या ख़तरात हैं, और मज़ीद उनसे बचने के लिए हमें और क्या क्या ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है लोगों को। और लीगल कंप्लायंस भी है। कानून ये कहता है कि जब भी आपके इंसिडेंट्स हों, वो आप लाजमी उनको इन्वेस्टिगेट करें और कॉजेज़ फाइंड करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर उनको कंट्रोल करें ताकि उस तरह के एक्सीडेंट्स दोबारा आपके पास ना हो। तो लॉ भी ये कहता है कि जो जो भी आपकी कंपनी के अंदर इंसिडेंट्स होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी है। तो ये सब रीजंस हैं इन्वेस्टिगेट करने की, कि हम इन्वेस्टिगेट करते क्यों हैं। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन के बेनिफिट्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं। फर्स्ट, मेकिंग अ सेफर वर्क इन्वायरमेंट, कि आपकी जो वर्क प्लेस है वो महफूज हो जाती है, सेफ हो जाती है अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आपका जो इमीडिएट कॉजेज़ हैं उनको भी ठीक कर लेते हैं, रूट कॉजेज़ को भी ठीक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वर्कर का मोराल भी इम्प्रूव होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे इंसिडेंट्स को तो लोगों का मोराल डाउन हो जाएगा। लोग ये सोचेंगे कि हमारी जान की परवाह नहीं है हमारी मैनेजमेंट को। तो इसलिए भी हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है, कि इन्वेस्टिगेट करते हैं जब इंसिडेंट्स को तो लोगों का मोराल भी ठीक होता है और मज़ीद नुकसानात नहीं होते। क्योंकि जब एक्सीडेंट्स होते हैं, डिस्ट्रप्शन होती है, आपका काम बंद हो जाता है, और जब भी आपके प्रोसेसेस रुक जाते हैं तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उन्होंने आपको ऑर्डर्स दिए होते हैं, आप टाइमली वो ऑर्डर्स मीट नहीं कर सकते, उसके बाद फिर वो ऑर्डर्स कैंसिल भी हो सकते हैं, आपको फाइन्स भी हो सकते हैं। जब आप क्लाइंट के साथ कोई एग्रीमेंट होता है आपका, तो उसमें कुछ पेनल्टी क्लॉजेस भी लिखी होती हैं कि जी आपने अगर इतने टाइम के अंदर अंदर हमारे ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया तो आपको ये पे करना पड़ेगा। तो उस सूरत में वो पेनल्टी क्लॉजेस एक्टिवेट हो जाती हैं, और उसके अलावा वो एक कंपनी को लॉस है, और उसके अलावा कंपनी की रेपुटेशन भी बड़ी ख़राब होती है कि वो वाले क्लाइंट फिर दोबारा नहीं आपके पास आने लगे। तो
ये जब हम इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें तो हमें कॉजेज पता चल जाती हैं, फिर उन कॉजेज को जब ठीक कर देंगे तो ये मजीद फ्यूचर के जो नुकसानात है उससे हम बच सकते हैं। एंड डेवलपिंग यूजफुल स्किल्स एंड नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें जो पहले नहीं अंदाज़ा होता वो भी पता चलती हैं, और वो जो स्किल्स हैं बड़ी यूज़फुल होती हैं, उसको फिर अपनी कंपनी के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो कुछ फ़ायदे थे। रिमेंबर, इंसिडेंट्स दैट डोंट रिजल्ट इन हार्म और लॉस स्टिल नीड टू बी रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। छोटा सा एक इंसिडेंट है कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर एक वर्कर काम कर रहा है और उसके हाथ से हैमर गिर गई है। अब ये एक नियर मिस है, ये एक ऐसी अकरेंस है कि जिसमें इतनी ताकत थी कि नुकसान पहुंचा सके, लेकिन नुकसान हुआ नहीं है। बट फिर भी इसको इन्वेस्टिगेट करना लाजमी है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो अगली दफ़ा हो सकता है कि वो कोई और खड़ा हो उसके नीचे और वही हैमर जब गिरे, क्योंकि हमने कॉज को ठीक नहीं किया, तो वो उसके सर पे जाके लगे और उसको नुकसान हो जाए। सो एन इंसिडेंट माइट रिजल्ट इन मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इफ इट वर टू हैपन अगेन। अगर मजीद होगा तो फिर उसके काफ़ी ज़्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इस वजह से जब भी कोई भी नियर मिसेस होती हैं, कोई भी माइनर इंजरी वाले इंसिडेंट्स होते हैं, मेजर इंजरी वाले इंसिडेंट्स होते हैं, कोई भी नियर मिस हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, हर सूरत में उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना लाजमी है। ये एक बुनियादी असूल है। अब इंसिडेंट्स होते कैसे हैं? हाउ डू इंसिडेंट्स हैपन? अब इंसिडेंट्स होते कैसे हैं ये देखते हैं। अब अगर आप इस वर्कर को देखें तो ये ऑफिस में काम कर रहा है, घड़ी देखता है, अभी छुट्टी होने में आधा घंटा रहता है और बाहर निकल गया। अब वो डेजिग्नेटेड वॉकवे है, पैदल चलने वालों का रास्ता है, वो दूसरी तरफ है, लेकिन क्योंकि ये टाइम से पहले निकल रहा है तो शॉर्टकट ले लिया और सीधा सामने उसको वेयर हाउस की आइल्स के अंदर से उसको रास्ता नजर आया कि फायर एग्जिट तक वहां से गुजर सकता है, तो शॉर्टकट ले लेता है। वॉकवे से, डेजिग्नेटेड वॉकवे से नहीं जाता, पेडेस्ट्रियन वॉकवे से नहीं जाता, शॉर्टकट लेके चला गया। अगर इसको देखें फोकलिफ्ट ऑपरेटर को, तो ये भी घड़ी देख रहा है, तो ये शायद टाइम से पहले पहले या टाइम के अंदर अंदर अपना काम खत्म करना चाह रहा है। तो ये क्या करता है, ये स्पीड बढ़ा देता है क्योंकि छुट्टियां होने वाली है। जब ये स्पीड बढ़ाता है तो अचानक से सामने एक बंदा आ गया, हार्श ब्रेक लगाई, ऑयल पड़ा हुआ था, वहां से फोकलिफ्ट स्किड कर गई और ऊपर से सामान गिरा और वर्कर को लगा, वो जो पैदल चलने वाला था उसको लगा और उसको चोट लग गई। अब ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कॉज क्या थी, इंजरी क्यों हुई है? तो पहली तो कॉज थी उसको लोड लगा है, लोड टकराया उसके साथ इसलिए उसको चोट लगी। लोड क्यों लगा है? लोड टिप ओवर हो गया है, और टिप ओवर क्यों हुआ? फोकलिफ्ट स्किड कर गई है। अब फोकलिफ्ट ट्रक ये जो स्किड किया है, वो स्किड क्यों किया? उसकी दो रीजंस हैं। एक तो ऑयल पैच पड़ा हुआ था, ऑयल था जमीन पे, फ्लोर पे, जहां से वो फोकलिफ्ट स्लिप हुई, और दूसरा उसने हार्श ब्रेक लगाई है, हार्ड ब्रेक लगाई है, इसकी वजह से वो स्किड की। अच्छा, अगर हम मजीद अपने आप से ये सवाल पूछें, वाई का क्वेश्चन करें अपने आप से कि ये क्यों हुआ, ऑयल क्यों पड़ा हुआ था, उसको अगर हम सोचते हैं तो उसकी रीजन है कि वहां पे कोई और फोकलिफ्ट खड़ी थी जिसका ऑयल लीकेज हो रही थी, तो वहां से वो जब चली गई तो फ्लोर के ऊपर ऑयल ऑयल रह गया। अब वो लीक क्यों हो रही थी? इंस्पेक्शन नहीं हुई थी और मेंटेनेंस नहीं हुई थी गाड़ी की। मेंटेनेंस क्यों नहीं हुई थी और क्यों नहीं पता चला? सुपरविजन नहीं है इस कंपनी के अंदर, सुपरविजन नहीं करते, कोई चेक नहीं करता। हार्श ब्रेक क्यों लगाई? एक तो स्पीड बहुत ज्यादा थी, अचानक इसलिए हार्श ब्रेक लगाना पड़ी, और अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस हो गई, अचानक से वहां से बंदे पैदल चलने वाले होते नहीं हैं, लेकिन अचानक से वो बंदा सामने आ गया जिसकी वजह से उसको हार्श ब्रेक लगाना पड़ी। अब स्पीड ज्यादा क्यों थी? वो काम जल्दी करने की कोशिश कर रहा था, और क्यों कर रहा था? वो वर्क प्रेशर की वजह से। अच्छा, और एक और भी रीजन हो सकती है कि स्पीड लिमिटर उसमें से निकला हुआ था। इंस्पेक्शन अगर होती तो वो भी पता चल जाता, अगर सुपरविजन हो तो वो सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं।
दूसरी रीजन अगर आप देखें कि अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस क्यों हुई, अचानक से बंदा क्यों आया सामने, उसने शॉर्टकट लिया। वो जो ग्रीन वाली लाइन है जहां से उसने जाना था उसकी बजाय वो शॉर्टकट लेके वेयर हाउस के अंदर से निकला। और क्यों शॉर्टकट लिया? काम से पहले, टाइम से पहले वो काम छोड़ के जा रहा था। और ऐसा वो क्यों कर रहा था? पुअर कस्टमर प्रैक्टिस। कंपनी के अंदर अक्सर लोग इस तरीके से करते हैं कि टाइम से पहले छुप के निकल जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा रीजंस हैं उस एक्सीडेंट के पीछे, बहुत सारी कॉजेज हैं। इसको कॉजल ट्री हम बोलते हैं। इसमें जो जो भी अनसेफ एक्शंस और कंडीशंस होती हैं वहां तक उनको बोलते हैं हम इमीडिएट कॉजेज। और कुछ अंडरलाइंग कॉजेज होती हैं। इन इमीडिएट कॉजेज की पीछे कुछ वजूहात होती हैं और उनको ही हम रूट कॉजेज भी कह सकते हैं। अब आयुष में इनको तीन कैटेगरीज में कर लेते हैं, इमीडिएट कॉजेज, अंडरलाइंग कॉजेज और रूट कॉजेज। बट निबॉश आईजीसी के अंदर सिर्फ इमीडिएट कॉजेज हैं और रूट कॉजेज हैं, मतलब ये अंडरलाइंग और रूट सिर्फ रूट कॉजेज ही हैं सारी की सारी। अच्छा, तो ये डिफरेंट कॉजेज हैं किसी भी एक इंसिडेंट की, और उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कौन सी कॉजेज हैं। अब इसमें जो ये रूट कॉजेज होती है ना, जैसे लैक ऑफ सुपरविजन है, वर्क प्रेशर्स या पुअर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट कमिटमेंट के ना होने की वजह से होती हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट फुली कमिटेड ना हो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, या हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर ख़राब हो, नेगेटिव कल्चर हो किसी भी कंपनी में, तो फिर ये सारे मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, अब जितने भी अनसेफ एक्शंस और कंडीशंस होती हैं ना, उनको अगर हम ठीक कर लेते हैं, इमीडिएट कॉजेज को ठीक कर लेते हैं, तो मसला तो नहीं हल हुआ, प्रॉब्लम तो उधर का उधर ही है। अब सिर्फ अगर ये ऑयल गिरा हुआ था और ऑयल पैच को साफ कर दिया गया, फोकलिफ्ट में से तो ऑयल लीक हो रहा है, तो वो कहीं और पे ज्यादा होगा। तो रिमेंबर, इफ यू ओनली इन्वेस्टिगेट एज फार एज द इमीडिएट कॉजेज, there is a much higher likelihood that it will happen again। और इस वजह से हमें रूट कॉजेज को भी आइडेंटिफाई करना होता है, और मसला जब तक हम रूट कॉजेज को नहीं ठीक करते मसला हल नहीं होता, प्रॉब्लम उधर का उधर ही है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन करनी कैसे है? हाउ डू यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन? अब ये इंसिडेंट हुआ है तो सबसे पहले तो करने का क्या काम है कि मेक श्योर द इंजर्ड पर्सन इज लुक्ड आफ्टर, कि पहले वो देखें कि वो जो इंजर्ड पर्सन है उसका ख्याल कर लें। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एड वगैरह दिलवाते हैं, उसको कॉल करते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को, वो आते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, उठा के उसे ले जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो कैजुअलिटी वहां से रिमूव कर ली गई, उसके बाद आप एरिया को प्रिजर्व कर दें, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दें, वार्निंग टेप्स लगा दें, ताकि उसके अंदर जो भी एविडेंसेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद फिर रिपोर्ट करें। अब रिपोर्ट डिफरेंट तरीकों से होती है। आप लोग जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, आपने ये आयोश के जो रिपोर्टिंग का वो है स्ट्रक्चर है उसको नहीं फॉलो करना। आपकी कंपनी के अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, अपने जो रूल्स हैं, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। रिपोर्ट वैसे नॉर्मली किस किस को होती है, सीनियर मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट की जाती है, जो गवर्नमेंट है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, उसको भी रिपोर्ट की जाती है, इंजर्ड पर्सन की फैमिली को भी रिपोर्ट की जाती है। सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा सिवियरिटी होगी तो लाजमी उसको फैमिली को रिपोर्ट किया जाएगा, और अगर सिवियरिटी कम है तो फिर ज़रूरत नहीं होती। ओनर ऑफ द एसेट्स, अगर कोई एसेट वगैरह डैमेज हुआ है तो उसके ओनर्स को भी रिपोर्ट करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी बताना होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को भी बताना होता है, सेफ्टी या के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंपनी में उनको भी। लेकिन आपने इन सबको नहीं बताना। आप अपनी कंपनी में काम करेंगे, जब आपके एरिया में कहीं भी जिसके आप इंचार्ज हैं वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी अपनी कंपनी के जो भी प्रोसीजर्स हैं आपने उनको फॉलो करना है। अगर आपकी कंपनी के अंदर ये बोला जाता है कि जी आप सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर को बताएंगे, या आपने सुपरवाइजर को बताएंगे, या आपने मैनेजर को रिपोर्ट करनी है, तो आप वहां तक ही करेंगे। उसके बाद किस किस को रिपोर्ट करनी है वो जो आपकी मैनेजमेंट है वो ही डिसाइड करेगी। अगर आप खुद मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं तो भी आप अपनी कंपनी के प्रोसीजर्स को ही फॉलो करेंगे। अगर कंपनी में इस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट करना है और कैसे करना है। अच्छा जी, उसके बाद हम जब रिपोर्ट कर लेते हैं
कॉल पे हमने इतला दे दी, लेकिन हमने ऑफिशियली इसकी एक इंसिडेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट बनानी होती है। वो आयोश मैनेजिंग सेफली में ये एक फॉर्मेट है कि इंसिडेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट हमने ऐसी बनानी है जिसमें डिटेल्स बतानी है, कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम लिख लिया, डेट एंड टाइम कब हुआ वो इंसिडेंट, लोकेशन उसकी लिख ली, टाइप ऑफ इवेंट इसमें से किसी एक पर टिक कर देंगे, इंजरी हुई है, इल हेल्थ हुई है, या कोई नियर मिस हुई है। तो इस अभी जो हमने एग्जांपल देखी है इसमें ये इंजरी थी। अच्छा, किस तरह की इंजरी हुई है? पोटेंशियल फॉर हार्म, कैसा हुआ? फेटल, जानलेवा, या मेजर मतलब डिसेबिलिटी वाली? कि आपको क्या लगता है कि कोई जानलेवा इंसिडेंट हुआ या मेजर हुआ? तो आई थिंक नहीं हुआ। सीरियस हम कह सकते हैं कि सीरियस इंसिडेंट हुआ, माइनर भी नहीं हुआ और सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं डैमेज हुआ, चोट तो लगी है, तो हम इसमें सीरियस पे टिक कर देंगे। अब वो जो इंजर्ड पर्सन है उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिखनी है, उसका नेम लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, जॉब टाइटल, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। जो भी आपकी कंपनी का फॉर्म है आप तो उसी को फॉलो करेंगे। जहां जहां पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पे फॉर्मेट्स बने होंगे, आप उन्हीं को फॉलो करेंगे। अगर नहीं बना हुआ आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी कंपनी के लिए आपको ये फॉर्मेट्स वगैरह बना के दे सकता हूँ। अच्छा, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट हुआ कैसे है, डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड व्हेन वेयर एंड इमरजेंसी एक्शन टेकन, ये सारी चीजें हम इस बॉक्स में टाइप कर देंगे, छोटी सी कहानी लिख देंगे। डिटेल्स ऑफ विटनेसेस, उसके कुछ चश्मदीद गवाह थे वो लिख देंगे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन चाहिए या नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए, जो भी इंसिडेंट होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, तो यस पे टिक कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन लेवल क्या होना चाहिए? हाई, मीडियम, लो या मिनिमल? ये आप कोई ना कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट रेफर करके उसको देख के ही फैसला करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का लेवल कैसा होना चाहिए। इस केस में मैं कहूंगा कि मीडियम होना चाहिए, लेकिन HSE यूके जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यूके है, यूके की एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है जो वहां पे बरतानिया में सेफ्टी के कवानीन को नाफिज करती है, उनका एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है HSG 245, हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस 245। वहां के पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, पेज नंबर 13 है उसका एक, उसमें एक पेज अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो उस पेज को पढ़ते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, पेज नंबर 13 है, डॉक्यूमेंट HSG 245, ये गूगल से आपको फ्रीली अवेलेबल है, PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पेज नंबर 13 पढ़ेंगे, आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो इंसिडेंट है जो आपकी कंपनी में हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन का हाई लेवल होगा, मीडियम लेवल की इन्वेस्टिगेशन होगी, लो लेवल की होगी या मिनिमल होगी। अच्छा, उसी तरह उसकी प्रायोरिटी लिख लेंगे, प्रायोरिटी हाई है या मीडियम है या लो है। लीडर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कौन है, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। रिपोर्टेबल है गवर्नमेंट को, यस है तो टिक लगा देंगे। गवर्नमेंट को हम वो चीजें रिपोर्ट करते हैं जो कि सवेयर होती हैं, हम कोई नियर मिसेस गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, फर्स्ट एड केसेस गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, प्रॉपर्टी डैमेजेस गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते। हम करते हैं कोई लॉस्ट टाइम इंजरीज हो जाए, अगर कोई मेजर इंजरीज हो जाए या वर्क रिलेटेड इलनेस हो जाए या फिर डेथ हो जाए, वो हम लाजमी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो इस इंसिडेंट में ये रिपोर्टेबल है, टिक कर देंगे। जिस टाइम पे रिपोर्ट करेंगे वो डेट और टाइम भी इधर लिख देंगे। अच्छा, इंसिडेंट जो बुक है उसके अंदर रिकॉर्ड करना है, यस करना है, जिस टाइम पे किया उसका टाइम वो भी लिख देंगे। अब ये रिपोर्ट किसने बनाई है? आपने बनाई है, तो आप अपना नाम वगैरह इधर, जॉब पोजीशन जो है आपकी, जॉब टाइटल, डेट और साइन कर देंगे। तो ये इंसिडेंट की नोटिफिकेशन रिपोर्ट है। मोस्टली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम उन इंसिडेंट्स को नोटिफाई करते हैं ऑफिशियली। 24 घंटे के अंदर अंदर इस किस्म की इंसिडेंट नोटिफिकेशन रिपोर्ट बना के हमने लाजमी देनी होती है अपने लोगों को। अच्छा जी, फिर उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। अभी तो सिर्फ हमने नोटिफाई किया है, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन टीम डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट कैसा हुआ, इंसिडेंट कैसा हुआ। वो इंसिडेंट अगर हाई सिवियरिटी वाला था
तो उसके बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होगी, ज्यादा टीम मेंबर्स होंगे। उस टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं? समवन फेमिलियर विद द वर्क लोकेशन, सुपरवाइजर या मैनेजर भी हो सकता है, सीनियर मैनेजर विद अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, सेफ्टी का जो एक्सपर्ट है वो भी हो सकता है, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकती है, और पर्सन इन्वॉल्व इन द इवेंट वो होगा। अब ये फोकलिफ्ट ऑपरेटर था, ये इसका वहां पे होना जरूरी है। एंड सम टेक्निकल एक्सपर्ट, अगर ज़रूरत है कोई इंजीनियर की, कोई टेक्नीशियन की, या किसी भी एक्सपर्ट की, तो आप उसको भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, द इन्वेस्टिगेशन टीम इज डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ द इंसिडेंट। छोटा सा अगर हुआ इंसिडेंट तो इसमें उस टीम को छोटा भी किया जा सकता है। The level of investigation is determined by the likelihood of recurrence and the potential worst consequences of the undesired event. अगर आप यहाँ पे देखें, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि लाइक्लीहुड क्या होता है और कॉन्सिक्वेंस या सिवेरिटी क्या होती है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसको, तो लाइक्लीहुड अगर मिनिमल है तो उस हिसाब से सिवेरिटी अलग भी हो सकती है, डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं लाइक्लीहुड के भी और सिवेरिटी के भी। तो अगर तो लाइक्लीहुड माइनर इंजरी का है और तो फिर तो लो लेवल की हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर लाइक्लीहुड मीडियम है और सीरियस है तो हमने मीडियम लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर लाइक्लीहुड मतलब हाई है, ज्यादा है और इंसिडेंट मेजर हो सकता है तो फिर हमने हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी है। और अगर लाइक्लीहुड भी ज्यादा है और सेवेरिटी जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्सीडेंट में उसकी डेथ नहीं हुई लेकिन डेथ भी हो सकती थी, तो सेवेरिटी जो वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस पॉसिबल है ना, वो तो डेथ है, लाइक्लीहुड भी है, तो वो हाई की कैटेगरी में आएगा, मतलब हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। लेकिन ये आयोश के इस छोटे से चार्ट को फॉलो करने की बजाय, जैसे मैंने आपको बोला, HSG245 एक PDF डॉक्यूमेंट गूगल से आप डाउनलोड करें, उसके आप पेजेस 12-13 पे जाके देखें, आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप कैसे फैसला करते हैं कि किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेट हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मालूमात इकट्ठी कर ली, सारी डिटेल्स अपने पास नोटपैड पे लिख ली, उसमें फिजिकल एविडेंसेस हैं, ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री, वो सारी चीज़ें हम नोट कर रहे होते हैं। फिर एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि उसके अंदर जो जो अनसेफ एक्शंस हैं, कंडीशंस हैं, वो लिख लेते हैं। रिव्यू करंट रिस्क कंट्रोल्स, अभी जो वहां पे एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर लें और फिर एक्शन प्लान बनाएं कि मजीद क्या क्या करने की ज़रूरत है और कौन कौन वो काम करेगा। और उसके बाद फिर उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को शेयर करें अपने वर्कर्स के साथ, प्रॉपरली कम्युनिकेट करें ताकि उस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसकी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम दूसरी वाली बनाते हैं। पहले जो थी, हमने जो बात की, वो सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट की नोटिफिकेशन रिपोर्ट थी, इत्तला देने के लिए ऑफिशियली 24 घंटे के अंदर अंदर बना के दे दी। उसके बाद फिर 5 दिन के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसकी रिपोर्ट भेजनी होती है। लेकिन ये 5 दिन का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, हर एक कंपनी का अपना अपना रूल हो सकता है, अपना प्रोसीजर हो सकता है, आपने उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद एक्सटर्नल रिलेशंस के साथ भी हैंडल करना होता है, जैसे कि आपकी कंपनी ने फिर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के साथ भी डिस्कशन करनी है, मीडिया को भी हैंडल करना है, लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो भी उस एक्सीडेंट की वजह से उनको भी थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, तो उनको भी आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। सो इन्वेस्टिगेशन इज अबाउट अवॉइडिंग इट हैपनिंग अगेन, नॉट एट्रीब्यूटिंग ब्लेम। ये जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि वो वाला इंसिडेंट दोबारा ना हो, तो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग अगेन। ये ब्लेम के लिए नहीं है, दोबारा होने से बचाने के लिए है। सो हैविंग प्लान्स इन प्लेस बिफोर एन एक्सीडेंट विल हेल्प फॉर एन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। कि अभी इंसिडेंट नहीं हुआ लेकिन आपने ऑलरेडी एक
प्रोसीजर बना के रखा हुआ है कंपनी में, एक प्लान बना के रखा हुआ है कि अगर कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं तो आपने उसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, तो उसका आपको हमेशा फ़ायदा होता है। एंड शेयरिंग द फाइंडिंग्स इज एज इंपॉर्टेंट एज इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन आपने उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जो भी आपने उसके अंदर से चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, अगर आप अपने वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फिर हम लेसन्स लर्नड एक अलग से लिख के वो फिर कम्युनिकेट कर देते हैं कि हमें सबक क्या हासिल हुआ इस इंसिडेंट से, हम क्या क्या करें ताकि ये वाला इंसिडेंट दोबारा ना हो, रिपीट ना हो, रीअकरेंस ना हो इसकी। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें बना के लेसन लर्न, तो उस तरह से हम शेयर कर देते हैं। तो इस एलिमेंट में हमने पहले तो ये बात की कि इन जो इंसिडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी क्यों होता है। फिर हमने ये देखा कि इंसिडेंट्स होते कैसे हैं, और उसके बाद फिर हमने ये बात की कि इन्वेस्टिगेशन जो है इंसिडेंट्स की वो कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 6 इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स ख़त्म हो गया है, और इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में मॉड्यूल नंबर 7 जो कि लास्ट मॉड्यूल है आयोश मैनेजिंग सेफली कोर्स का, मजरिंग परफॉर्मेंस, वो हम इसके बाद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।